नमस्ते। चीन विस्तारवाद की नीति अपनाकर दुनिया का बाहुबली बनने की कोशिश में है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के मंच से दुनिया को लोकतांत्रिक मूल्यों का संदेश दिया। अपनी सत्ता के 20 साल का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केवल लोकतंत्र ही जनसेवा का सही जरिया हो सकता है। इस कड़ी में हम मोदी मॉडल को गवर्नेंस के पैमाने पर आंकेंगे। मोदी ने असमर्थ को समर्थ बनाने के लिए मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का नारा दिया। क्या मोदी मॉडल के गवर्नेंस में बिना किसी खास तबके का तुष्टीकरण किए सबका विकास वाला नारा सार्थक रहा है? और सबसे महत्वपूर्ण ये कि क्या उनके गवर्नेंस मॉडल से आत्मनिर्भर भारत की बुनियाद रखी जा रही है? मोदी कहते हैं कारोबार जगत चलाना सरकार का काम नहीं है। लाइसेंस राज के व्यापारियों को काबू में रखने वाले दौर गए। आज के दौर में सरकार का काम है व्यापार जगत को सशक्त बनाना, उसका काम आसान करना। सरकार कहती है कि मोदी मॉडल का मकसद भी यही है। तो चलिए देखते हैं कि जैसा कहा जा रहा है वैसा हो भी रहा है या नहीं। This entire pipeline, national monetization pipeline, is talking about brownfield assets where investment has already been made, where there is a completed asset which is either languishing or which is remaining not fully monetized. नेशनल मॉनेटाइजेशन पाइपलाइन (NMP) भारत के आर्थिक इतिहास में एक ऐतिहासिक पल बना। 4 साल चलने वाले इस कार्यक्रम में सरकारी संपत्तियों का विनिवेश कर 6 लाख करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे, जिसका इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में किया जाएगा। सड़कें, रेलवे स्टेशन, ट्रेन संचालन, बिजली लाइन, टेलीकॉम टावर, ईंधन पाइपलाइन, बंदरगाह, एयरपोर्ट। भारत की असीम संभावनाओं को विस्तार देने के लिए मोदी सरकार की अनेकों योजनाओं में NMP मील का पत्थर है। मोदी सरकार ने भारत के अर्थशास्त्र में 3 अनूठे अक्षर जोड़े: GST। Ayes 203, noes nil. The bill, as amended, is passed by the required majority. राजनीतिक रूप से देखें, GST बिल पास करना निसंदेह मोदी सरकार का दुस्साहसिक कदम था, जिसने राज्यों के बीच खुला बाजार तैयार किया। GST आजादी के बाद से अब तक सबसे बड़ा टैक्स सुधार है, जिसने बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को खत्म कर दिया। GST से आने वाला राजस्व लगातार बढ़ रहा है और फिलहाल ये आंकड़ा प्रति महीना 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। भारत जैसे विशाल देश में संसाधनों का विशाल भंडार है। देश की संभावना को असीम विस्तार देना ही मोदी की सत्ता का चरित्र है। He is an amazing leader. I mean, the large numbers of changes that our economy and our society more widely has been done. Changes in triple talaq to the changes done to the constitutional status of Jammu and Kashmir. Big, bold moves that very often were thought to be impossible, but have been done. And that requires a certain belief and self-confidence and conviction in purpose, which I think is what comes through. I've had many personal dealings with him, made many presentations to him, and he asks questions, and when necessary, if you say something that may go against what he may be initially believing, he is a person who takes feedback, and I have seen that numerously from myself and from the presentations and ideas of others. It is certainly very much a feedback-based system of thinking through issues. Yes, the ultimate objectives may be clear, but how we get there is due to a continuous system of feedback. नरेंद्र मोदी ने भारत की संभावनाओं को विस्तार दिया और मोनेटाइजेशन पाइपलाइन योजना के तहत सरकारी संपत्ति और परिसंपत्तियों के विनिवेश के जरिए वित्तीय वर्ष 22 में 88,190 करोड़, वित्तीय वर्ष 23 में 1,62,422 करोड़, साल 2024 में 1,79,544 करोड़ और वित्तीय वर्ष 25 में 1,67,345 करोड़ के लाभ का लक्ष्य रखा है। किसी भी इमारत की मजबूती उसकी मजबूत बुनियाद ही तय करती है। इसी तरह मजबूत अर्थव्यवस्था की बुनियाद है इंफ्रास्ट्रक्चर।
गुजरात का मुख्यमंत्री काल रहा हो या प्रधानमंत्री काल, नरेंद्र मोदी के विकास मॉडल की नींव का पत्थर इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना ही रहा है। गुजरात ज्योतिग्राम योजना ने मुख्यमंत्री मोदी को बहुत ख्याति दिलाई। इस योजना से गुजरात के गांव-गांव बल्ब जले और राज्य को 24 घंटे बिजली मिली। मोदी के मुख्यमंत्री काल में स्टेट हाईवे और बंदरगाह अभूतपूर्व विकास के साक्षी बने। विकास की इसी सीढ़ी पर चढ़कर गुजरात कृषि और मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में देश का हब बना। તમે આખા ગુજરાતની 5 વખત પરિક્રમા કરો ને અને જેટલા કિલોમીટર થાય એના કરતા વધારે કિલોમીટરના કેબલ આ 10 જ વર્ષમાં આખા ગુજરાતમાં પાથર્યા છે અને પાથરીને આપણે સેવા मोदी प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाने के लिए यही प्रतिबद्धता दोहराई। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने भारत के गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने की योजना को सफलता की महान गाथाओं में से एक कहा। 2021 तक भारत के देहातों में प्रतिदिन औसतन 22 घंटे बिजली रहती है। नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर मास्टर प्लान, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के जरिए रोड, रेल, हवाई और जल मार्गों को तेजी से जोड़ा और बढ़ाया जा रहा है। महत्वाकांक्षी भारतमाला परियोजना के तहत 34,800 किलोमीटर लंबे हाईवे का निर्माण हो रहा है। पहली बार पूर्वोत्तर को ब्रॉडगेज रेलवे लाइन से जोड़ा जा रहा है। रेलवे के विकास पर सरकार का ऐसा जोर है कि पहली डबल डेकर पैसेंजर ट्रेन आई, रेलवे सेवा में प्राइवेट पार्टनर्स आए और कई हाई स्पीड ट्रेन आई। इस बीच उड़ान योजना से यह सुनिश्चित किया गया कि हर भारतीय विमान यात्रा कर सके। नए भारत की बुनियाद अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही रखी जाएगी। One of the points we've been making is that if a building is made in 1916, it has a certain lifespan. Now, Delhi is under a different seismic zone. What do you want? You want to wait till the building comes on your roof, falls on your head? You can't. So we are building not for now. These are buildings for the next 200 years. And surely every country, and this is the aspiration of a new India, every country is entitled to do that. He came to office in May 2014. June 2015, all his flagship programs started. Pradhan Mantri Awas Yojana, Swachh Bharat, Swachh Bharat started even before that, and components of that are here. But the philosophy of the 2030 agenda or the Sustainable Development Goals is Antyodaya, to the farthest first, to those who are most in need, reach out to them first. पहले जब हम फेरी से या नाव से जाते थे तब नदी पार करने के लिए हम लोगों को बहुत समय लगता था। अभी लेकिन 1 घंटा में हम इस तरफ से उस तरफ जा सकते हैं, इस तरफ से लोग उस तरफ जा सकते हैं, इसीलिए बहुत आसान हो गए हैं सबके लिए। ये रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट आप सब जानते हैं कि उसके काफ़ी आयाम रहे हुए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर्स तो डेवलप कर ही रहे, जो एक बहुत बड़ा न्यूसेंस वर्ड था उसको एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करने का पूरा प्रोग्राम है। जैसे जैसे रिवर फ्रंट का लोअर प्रोमेनाड से लेके अपर प्रोमेनाड, सारे गार्डन्स, इवेंट सेंटर्स और काफ़ी कुछ जो डेवलप हुआ है और जो भी काफ़ी सोशल प्रोग्राम्स भी यहाँ होते हैं वो सबको लेके काफ़ी सारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट अभी शुरू हो चुका है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना से दरभंगा एयरपोर्ट को जोड़कर जिस प्रकार दरभंगा सहित पूरे मिथिला क्षेत्र को सपनों को एक नई उड़ान देने का कार्य किया है, उसके लिए हम करोड़ों मिथिलावासियों की ओर से उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी सरकार का सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसके तहत इकोनॉमिक कॉरिडोर में 9,000 किलोमीटर सड़क निर्माण की जा चुकी है। इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की बात करें तो 11 कॉरिडोर की मंजूरी के बाद इनके लिए 8,715 करोड़ रुपए जारी हो चुके हैं। गांव-गांव में सबको 24 घंटे बिजली देने के लिए 44,896.3 करोड़ रुपए की मंजूरी हो चुकी है। पीएम गति शक्ति योजना के तहत 12 औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पूर्वोत्तर में पहली बार कनेक्टिविटी क्रांति हो रही है। अब तक 3 राज्यों की राजधानी रेलवे से जुड़ चुकी हैं, 3 जल्द जुड़ेंगी। उड़ान योजना के तहत अब तक 15 एयरपोर्ट तैयार हो चुके हैं।
महामारी की मार और एलएसी पर चीन के साथ उभरे विवाद ने हमें यह सबक सिखाया कि हम किसी के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसके बाद जो भारत एक भी पीपीई किट नहीं बनाता था, टेस्टिंग स्वाब नहीं बनाता था, वो रिकॉर्ड समय में इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया। मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया और जनता ने डंके की चोट पर दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। दुनिया को विश्वास होने लगा है कि भारत बहुत अच्छा कर सकता है। सवाल यह है कि आखिर कैसे आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। उद्देश्य है 5 लाख करोड़ रुपए की इकॉनमी और लक्ष्य साधने के लिए प्रधानमंत्री ने विजय पथ बना लिया। 2003 में गुजरात को निवेश का केंद्र बनाने के लिए सीएम मोदी ने वाइब्रेंट गुजरात की शुरुआत की। मोदी ने ही राज्य में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाया, जिसने गुजरात के लिए 10% से ज्यादा जीडीपी ग्रोथ तक पहुंचने का रास्ता तैयार किया। गुजरात की यही विजय गाथा भारत के आर्थिक विकास का आधार बनी और मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। आज हिंदुस्तान के हर कोने में वोकल फॉर लोकल सुनाई दे रहा है और लोग हाथ लगाते देखते हैं। देश में निर्माण को बढ़ावा देने के लिए मोदी ने मेक इन इंडिया योजना शुरू की। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 में इसी योजना की बदौलत भारत को 63वां स्थान मिला। हालांकि वैश्विक महामारी से अंतर्राष्ट्रीय अर्थ जगत को लगे झटके के बाद भी भारत का आर्थिक आधार मजबूत बना रहा। 2022 की पहली तिमाही में जीडीपी में 20% का उछाल देखा गया। मोदी राज में स्टार्टअप कंपनियों के लिए अनुकूल अपना देश दुनिया में तीसरे नंबर पर रहा। ये स्टार्टअप इंडिया के तहत जारी किए गए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की बदौलत हो सका, जिससे स्टार्टअप कंपनियों को बहुत बड़ी मदद मिली। स्किल इंडिया और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं ने भी सफलता के झंडे गाड़े। आत्मनिर्भरता की तरफ भारत का ऐतिहासिक सफर शुरू हो चुका है। आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार करने के लिए महामारी के दौरान भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपए की मदद दी। स्टार्टअप इंडिया योजना के तहत 39,000 से ज्यादा स्टार्टअप से 4.7 लाख नौकरियां लोगों को दी गईं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस योजना ने व्यापार के नियमों को आसान बनाया और वर्ल्ड बैंक सर्वे में 79 पायदान की बढ़त के बाद भारत 63वें स्थान पर है। भारत में केवल 15% कॉर्पोरेट टैक्स लिया जा रहा है, जो दुनिया में सबसे कम है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 2015 से अब तक 9 लाख करोड़ से ज्यादा के लोन दिए जा चुके हैं। I remember the PPE process. There was not an Indian soul who turned their back to the effort. And we decided collectively, there was no segregation that ek mantri hai ya there's an officer, there's an industry partner, or there's a worker who sits there in a pandemic, in a shutdown, walking to a manufacturing facility, stitching up the entire PPE thing together, knowing that their own health is going to be challenged due to the exposure. They did that when the pandemic was new to our country, and those are the sacrifices and partnerships that at least I, in my experience as an administrator, will never forget. नरेंद्र मोदी की इस योजना से बहनों को बहुत फ़ायदा हुआ है कि बहनों को रोजगारी मिलती है। फिर तालीम में दिलवाती हूँ, पशुपालन की तालीम दिलवाती हूँ RCT से, इमिटेशन ज्वेलरी ने तालीम दिलवाती हूँ। अभी मैंने मिरोली में नर्सरी की तालीम दिलवाई और उस तालीम से बहनों उत्साह से नर्सरी का काम करने के लिए, वो गांव की जगह होती है ना गौचर की, उसमें बहनों सब तैयार हो गई कि हम गांव की जगह लेकर खुद हम अपना बिजनेस करेंगे नर्सरी का। बहनें 100 रुपये 50 रुपये जो हर महीने बचत जमा करती है और बहन का कोई भी काम आर्थिक होता है तो बहन उससे लोन लेती है और अपना काम कर लेती है। बहनों ने जो फंड लिए उससे बहनों ने सिलाई मशीन खरीदी है, शाक लारी खरीदी है, कटलरी का सामान बेच रही है। ऐसे कई उद्योग छोटे छोटे कर रही है बहनें। मोदी किसी के तुष्टीकरण के लिए मंदिर नहीं जाते, वो अपनी आस्था पर अडिग है।
इसी अचल अडिग आस्था ने करोड़ों भारतवासियों का सपना साकार करने का रास्ता तैयार किया। मोदी ने भारत की संस्कृति को विश्व के फलक पर उभारा और संस्कृति का नाता भी विकास से जोड़ दिया। तो क्या यह कहा जा सकता है कि देश में सही मायनों में राम राज्य आने वाला है? मोदी की सत्ता की जड़ें आध्यात्म से गहरी जुड़ी हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हुआ तो प्रधानमंत्री ने मंदिर का शिलान्यास अपने हाथों से किया। निर्माण के बाद यह मंदिर उनकी सरकार की अमिट विरासत होगा। आज पूरा भारत राममय है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है। बीते 2 दशक से ज्यादा समय में मोदी ने भारत के पवित्र स्थलों के विकास को प्राथमिकता दी। तीर्थ यात्राओं को जन सुलभ बनाने के लिए 2014 में सरकार ने प्रसादम योजना शुरू की। इस योजना के तहत सोमनाथ मंदिर की सदियों पुरानी गरिमा की पुनर्स्थापना का प्रयास मोदी सरकार के कई प्रोजेक्ट्स में से एक है। इस योजना में मोदी की लोकसभा वाराणसी का कायाकल्प भी शामिल है। 6 लेन की रोड काशी के द्वार तक जाती है। कलात्मक ढंग से सजा एयरपोर्ट है। काशी महाकाल जैसी स्पेशल ट्रेन है। साफ सजीले घाट हैं और इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर भी। 4 धाम हाईवे और रेलवे प्रोजेक्ट से उत्तराखंड के पवित्र स्थलों तक सीधी आवाजाही होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बद्रीनाथ धाम को भी स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा है। मैक्सिमम गवर्नेंस का लक्ष्य है भारत में राम राज्य की पुनर्स्थापना। धर्म संस्कृति के मोर्चे पर मोदी सरकार ने बहुत काम किया है। राम जन्मभूमि का भव्य मंदिर 2023 से खुलेगा और जनता को रामलला के दर्शन मिलेंगे। इसी तरह सोमनाथ मंदिर के अतिरिक्त प्रोजेक्ट पर 80 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। बद्रीनाथ धाम को सुंदर बनाने के लिए 424 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर तैयार करने के लिए 900 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। वाराणसी शहर को विश्व स्तरीय बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 34,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। स्वदेश दर्शन योजना के तहत 764.85 करोड़ रुपए के 13 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। प्रसाद योजना के तहत सितंबर 2020 में 919 करोड़ रुपए के 30 प्रोजेक्ट मंजूर हो चुके हैं। मुझे सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा हुआ है कि कोरोना काल में जो राशन बटा है, इस राशन से देखो राशन भी मिला है, मेयर की तरफ से भी मिला है, विधायक की तरफ से मिला है, सांसद फंड से भी मिला है और वैसे भी लोगों ने काफ़ी मदद करी है। जो कि हम लोग जे कैंप वासियों को, जो मजदूर लोग हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हुआ। मोदी जी की इस योजना से वहाँ के सब लोग जो है मोदी जी का गुणगान करते हैं और इसी के लिए जो है आगे उनका आभार प्रकट करते हैं कि कभी ऐसा बुरा समय ना आए। देश का प्रधानमंत्री वो अपने लिए कुछ भी नहीं किया, आम पब्लिक जनता के लिए जो देश के लिए कर रहे हैं उससे बड़ी चीज़ और क्या हमको चाहिए जी। मैं तो उनके धन्यवाद करता हूँ मोदी जी को कि जो उनके ऐसा प्रधानमंत्री रहते हैं, हम लोग ये पब्लिक उनको चाहते हैं कि ऐसा हमारे जुग जुग जी हैं, जो प्रधानमंत्री हमारे देश का रक्षा करें। अभी जो पैंडेमिक हम पिछले 1-1.5 साल से झेल रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट ने जिस तरह की अपनी नेतृत्व का और जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन का परिचय दिया है वो बहुत ज़्यादा काबिले तारीफ है। गरीब राशन वितरण योजना है या उसके अंदर जिस भी तरह की हेल्पिंग्स हो सकती थी महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए, बच्चों के लिए, सारी हेल्प उसमें प्रोवाइड करवाई गई हैं। बहुत धन्यवाद देती हूँ मोदी सरकार को आपके इस नेतृत्व के लिए। पिछले 7 साल में जिस तरह से अलग अलग चीज़ों को, अलग अलग चैलेंजेस को आपने मैनेज किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। पहले की सरकारों ने जो नहीं किया वो मोदी सरकार ने किया। जन सेवक होने के नाते मोदी ने हमेशा सरकार के कामों को जनता की अदालत में रखा और जनता से सुझाव भी मांगे। उन्होंने संवाद पर फोकस किया और मोदी को सीधे जनता दरबार में हाजिरी लगाने का लाभ पहले से भी ज्यादा जन समर्थन के रूप में मिला। मैं आज रेडियो के माध्यम से आपसे कुछ मन की बातें बताना चाहता हूं और मेरे मन में तो ऐसा है कि सिर्फ आज नहीं, ये बातचीत का अपना क्रम आगे भी चलता रहे।
3 अक्टूबर 2014 को जब मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण हुआ तो ये भारत के प्रधानमंत्री की ओर से जनता तक पहुंचने का पहला मल्टीमीडिया कार्यक्रम बना। पहली बार भारत की जनता को प्रधानमंत्री ने छोटे छोटे अंतराल पर अपना रिपोर्ट कार्ड देना शुरू किया, साथ ही अपने विचार साझा किए और जनता से संवाद किया। I want to say to the Prime Minister how much I appreciate your strong personal commitment to strengthening the relationship between these two countries. पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, लता मंगेशकर जैसी विश्व हस्तियां इस कार्यक्रम में मेहमान बने। उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल में जनता से संवाद स्थापित करने के कई कार्यक्रम शुरू हुए। मन की बात उनमें से एक मुख्य कार्यक्रम है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते उन्होंने जनता की शिकायतों को तकनीकी रूप से निपटारा करने के लिए स्वागत कार्यक्रम शुरू किया, जिससे जनता और मुख्यमंत्री के बीच सीधा संवाद बना। स्वागत से ही 2015 में लॉन्च किए गए प्रगति यानी प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इंप्लीमेंटेशन जैसे पोर्टल का विचार उभर कर आया। मोदी राज में जनता की शिकायतों का तुरंत समाधान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर होने लगा। सभी मंत्रालय और सरकारी दफ्तर अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जनता को जानकारी देते हैं और समस्याओं का निपटारा भी करते हैं। सरकार नियमित रूप से माईगॉव प्लेटफॉर्म पर आम बजट सहित सरकारी नीतियों पर जनता से सीधे सुझाव मांगती है। बड़े मौकों जैसे स्वतंत्रता दिवस पर दिए जाने वाले अपने भाषण के लिए भी मोदी यहां लोगों से सुझाव मांगते हैं। मोदी का नारा है, मिनिमम गवर्नमेंट ही मैक्सिमम गवर्नेंस है। The entire nature of our public communication changed. It started with very small issues. I remember of the Prime Minister using the digital mediums in a manner which was extremely morale boosting for all diplomats. If you are a young, small diplomat and in a small mission and far away from India, mostly we think everybody's forgotten about us. But here you suddenly have that what you are doing as an activity is being highlighted by your tallest leader. Just imagine the impact it has on the morale of those working. President Obama, when he was invited to be the chief guest for India's Republic Day, the two of them, that is Prime Minister, extended the invitation on the social media or the digital platform, and President Obama responded to that on the digital platform. Again, these are all new sort of efforts which we haven't traversed in the past. जनता से सीधे संवाद मोदी सरकार की पहचान है। मन की बात कार्यक्रम के जरिए 123 करोड़ भारतीयों से मोदी सीधी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ऐप को एंड्रॉयड सिस्टम पर 1 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया गया है। माईगॉव पोर्टल पर 197.73 लाख रजिस्टर्ड सदस्य हैं। माइक्रो ब्लॉगिंग सोशल साइट ट्विटर पर मोदी के 7 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इसी तरह फेसबुक पर 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर उनके 6 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में मोदी मॉडल की परीक्षा मां भारती के स्वर्णिम सपने को साकार करने के पैमाने पर होगी। तब तक के लिए नमस्ते।